नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग। हम लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी। उसमें हम लोगों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को देखा था और आज हम लोग देखेंगे स्थायी बंदोबस्त को। बात समझ आ रही है। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो किसान थे, ठीक, ये किसान, इनके पास मालिकाना हक था। क्या था? इनके पास मालिकाना हक था। किसका? जमीन का। ठीक। और जब हम स्थायी बंदोबस्त में हम लोग पढ़ेंगे तो मालिकाना हक किसके पास हो जाएगा? जमींदारों के पास। बात समझ में आ रही है ना। तो ये एक मोटा मोटी अंतर है, समझिए। दूसरा अंतर क्या है कि रैयतवाड़ी में क्या था कि ब्रिटिश भारत भूमि पे वो 51% भूमि पर वो लागू था, और जो ये वाला है स्थायी बंदोबस्त वाला, ये है आपके लगभग 19% पे। ठीक। आज हम लोग स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग प्री और प्लस मेंस को देखेंगे और दोनों को ही लेकर इसमें हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये है चित्र। फिगर किसी भी कॉन्सेप्ट में डालने का मतलब सिर्फ ये होता है हमारा कि आपके मन में एक चलचित्र, एक ओवरव्यू तैयार हो जाए, कि आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए कि आपको पढ़ना क्या है। ये है अंग्रेज अधिकारी या गवर्नर बोल सकते हैं, ये सब लोग हैं जमींदार, और ये हमारे धरती पुत्र बेचारे किसान। ठीक। रैयतवाड़ी में क्या था कि मलिकाना हक इनके पास था, और स्थायी वाले में क्या है? इनके पास आ गया है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, जहाँ जहाँ हमने स्टार किया, जहाँ जहाँ नहीं किया वहाँ हम आपको बता देंगे जहाँ होगा महत्वपूर्ण। स्थायी बंदोबस्त जिसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तिमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक। और ये क्या था? ये एक भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू व्यवस्था में से एक था, या हम लोग ये कह सकते हैं कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक तरीका था अंग्रेजों का। ठीक। आते हैं से कुछ मुख्य बिंदु पर, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत होती है 1793 में। कब होती है? 1793 में। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब देखिए, एक ट्रिक बनाया हमने, स्थायी कान। क्या बना है? स्थायी कान। आपका ही कान है, अगर वो स्थायी नहीं रहेगा तो अच्छा लगेगा? पता चला आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपका कान गायब हो गया, या कहीं उसके पैर कहीं चला गया। कहने का सिर्फ मेरा एक मतलब ये है कि स्थायी कान होना चाहिए। तो आप बस एक चीज याद कर लीजिए कि ये स्थायी कान, इसको बस 15 बार बोल लीजिए। तो स्थायी से क्या बन जाएगा? स्थायी बंदोबस्त, और कान से क्या बन जाएगा? कार्निवालिस। ठीक। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बंगाल और बिहार में लागू हुआ। जो ये स्थायी बंदोबस्त था, ये सबसे पहले बंगाल और बिहार में लागू हुआ। उसके बाद ये उड़ीसा में आया, मद्रास में आया, उत्तरी जिलों में आया, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू हुआ। बात समझ में आ रही है। और ये 19% भाग पे लागू था। ठीक। ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के 19% भाग पर ये लागू था। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो 51 पे थी, और ये कितने पर है? 19% पे है। ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ तक जो पढ़ा है, यहाँ तक, ठीक है, ये हम लोगों ने प्री लेवल पढ़ लिया, और प्लस मेंस का एक परिचय देख लिया। ठीक। अब इसके आगे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं मेंस को देखते हुए। व्यवस्था का स्वरूप क्या था? स्थायी बंदोबस्त मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत और जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने के एक समझौता था, एक एग्रीमेंट था, एक मसौदा था। और जब हम वहीं पर रैयतवाड़ी को देखते हैं तो एक पक्ष तो वही है ब्रिटिश सरकार, उसमें क्या होता था? उसमें आते थे किसान के पास मालिकाना हक था, बिचौलिए वहाँ खत्म थे। बट जब हम स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं तो एक पक्ष वो है, और यहाँ पे जमींदार आ जाएंगे, किसान नहीं आएंगे। अब किसानों के पास क्या रहेगा?
जमीन का मालिकाना हक। जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिकाना हक बना दिया गया। उनका अधिकार क्या हो गया? पैतृक हो गया, वंशानुगत। मतलब ये एक जमीन का टुकड़ा है तो ये पहले फादर का था, उसके बाद उनके पुत्र का हो गया, उसके बाद फिर ये उनके पुत्र का होगा। मतलब ये वंशानुगत हो गया, वंश के अनुसार चल रहा है, ठीक। और ट्रांसफरेबल भी था, मतलब इसको इस जमीन के टुकड़े को वो लोग ट्रांसफर भी कर सकते थे, हस्तांतरणीय था। बात समझ आ रही है? अच्छा, लगान तय था। जमींदारों को, सरकारों को एक निश्चित राशि लगान देनी होती थी। और जब हम लोग रैयतवाड़ी पढ़े थे तो उसमें क्या थी? उसमें लगान की राशि निश्चित नहीं थी। उसमें 10 साल पे, 15 साल पे, 20 साल पे लगान के रेट को रिव्यू किया जाता था। बात समझ आ रही है? इसमें क्या था? इसमें यह राशि कभी भी नहीं बढ़ाई जा सकती थी, इसलिए इसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। बात समझ आ गई? चलिए, अच्छा, राजस्व का विभाजन है क्या? जमींदार द्वारा वसूले गए कुल लागन का 10/11 भाग देना है कंपनी को। प्री में कई बार पूछा हुआ है। 10/11 भाग देना है कंपनी को और 1/11 भाग जमींदार खुद अपने पास अपनी सेवाओं के लिए रखते थे। बात समझ आ रही है ना? कि 10/11 भाग देना है कंपनी को और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखते थे, ठीक। किसानों की स्थिति क्या थी? किसानों को मात्र रैयत मतलब किराएदार जैसा निचला दर्जा उनको दे दिया गया। उनसे भूमि संबंधी अधिकार छीन लिया गया। वे पूरी तरह से जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए और उनका शोषण बढ़ गया। आगे देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त में एक सनसेट लॉ हुआ करता था। इसमें था क्या? इस व्यवस्था में एक नियम था कि जमींदारी तय की गई तारीख के सूर्यास्त तक लगान जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। मतलब कि अगर एक डेट तय कर दिया गया, मान लीजिए आज है 29 नवंबर, अगर आपने इस 29 नवंबर तक अगर लगान नहीं दिया, जमींदारी नहीं दी, तो आपकी जो जमींदारी है उसको नीलाम कर दिया जाएगा सूर्यास्त के बाद, ठीक। ये देखिए जरा किसान नोटिस, ये जमींदार साहब रो रहे हैं। ये अंग्रेज किसी के सगे नहीं हुए हैं। सूर्यास्त हो रहा है, लगान ये इसको दे नहीं पाए। इसने क्या किया? सनसेट लॉ को लागू कर दिया और इनके लैंड को ऑक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। बात समझ आ रही है? ये जमींदार साहब रो रहे हैं, किसान को भी रोवाए हैं, इस हो रहा है, ठीक। अब देखिए स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव क्या थे। स्थायी बंदोबस्त ने भारत के कृषि, आर्थिक और सामाजिक ताने बाने पर बहुत गहरा और फ्यूचरिस्ट मतलब दूरगामी प्रभाव डाला था, ठीक। क्या था? देखिए ब्रिटिश सरकार पर प्रभाव क्या था? सकारात्मक प्रभाव पॉजिटिव में क्या था कि आय निश्चित हो गई थी। आय क्या थी? निश्चित थी। सरकार की आय निश्चित थी, फिक्स्ड हो गई, ठीक है। लेकिन रैयतवाड़ी में क्या थी? फिक्स्ड नहीं थी। और राजस्व संग्रह की चिंता समाप्त हो गई। अच्छा, वफादार वर्ग का उदय हो गया। इससे अंग्रेजों को एक फायदा ये भी मिल गया कि आखिर अंग्रेजों के पक्ष में कौन कौन लोग हैं ये उनको पता चल गया। जमींदारों के एक वफादार और शक्तिशाली वर्ग मिला जिसने संकट के समय ब्रिटिश शासन का समर्थन किया था, ठीक। नेगेटिव क्या हो गया? इनका जो प्रॉफिट था वो लिमिटेड हो गया। क्या हो गया? लिमिटेड हो गया, ठीक। कृषि उत्पादन और जमीन की कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार का राजस्व स्थायी होने के कारण इस आर्थिक विकास का लाभ नहीं हो पाया। किसको? अंग्रेजों को। अधिकारों का हनन क्या हो गया? सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ के कारण कई पुराने जमींदारों को अपनी जमीनें गंवानी पड़ी थी। ये था एक नेगेटिव में। अच्छा, जो जमींदार लोग थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा? भूमि के स्वामी बन गए, ठीक। वास्तविक स्वामी कौन बन गए? जमींदार बन गए और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ गई और आर्थिक शक्ति में इनके वृद्धि भी हो गया।
जब भी आप इस पॉइंट को अगर एग्जाम में लिखते हैं तो सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक शक्ति कई गुना बढ़ गई, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर का जो निगाह है वो डायरेक्ट आपके इसी एक पॉइंट पर जाएगा। और वो देखिए होता क्या है ना कि मेंस क्या होता है कि एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है और आप अपनी बात को लिखे हो, तो ये एक तरह से आपके और एग्जामिनर के बीच में वार्तालाप होता है। आप हो नहीं, बट आपने जो लिखा है वो उसके द्वारा वार्तालाप होता है। तो आप जितना अच्छा चीज और जितना सटीक पॉइंट आप एग्जामिनर को बताओगे, एग्जामिनर आपको उतने अच्छे मार्क्स देकर आगे बढ़ेगा। गैर हाजिर जमींदारी, ये क्या थी? बहुत से जमींदार शहरों में जाकर रहने लगे और जमीन का प्रबंधन एजेंटों के माध्यम से करवाते थे। गुमास्तो, क्या था? गुमास्तो, ठीक। और इसे ही गैर हाजिर जमींदारी कहा गया। हुआ क्या था कि जमींदार लोग तो पहले ही किसान का शोषण कर रहे थे, ऊपर से ससुरे आ गए ये एजेंट, ये और लगे करने शोषण किसका? किसानों का, ठीक है। शोषण में वृद्धि हो गई। हुआ क्या कि जमींदारों को अपनी जमीन पर कोई विशेष कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिली, बल्कि उनका ध्यान अधिक लगान वसूलने पर केंद्रित हो गया। तो जब अधिक लगान वसूलना है तो किसानों का करना पड़ेगा शोषण, उनसे बहुत अधिक कार्य लेना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? अधिकारों का हनन हुआ। यह व्यवस्था किसानों के लिए सबसे अधिक हानिकारक साबित हुई। किसानों से उनकी पैतृक भूमि पर अधिकार छीन लिया गया, उन्हें केवल किराएदार टेनेंट पर बना दिया गया। अब आप कल्पना करो, एक बार सोचो कि ये आपकी ज़मीन है, या छोड़ो, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, इसको आपने बड़ी मेहनत से बनाया, फूल पत्ती लगाए, सब कुछ किया। तभी मोदी जी ने एक नियम निकाल दिया। क्या निकाल दिया? कि भैया इस घर पे तुम्हारा अब हक नहीं है, अब तुम्हारा हक नहीं है, अब ये एक थर्ड पार्टी कोई है, अब ये इनका हक है। बात समझ आ रही है? ये इनका हक हो गया। और आप क्या हैं? आप हो गए, क्या हो गए आप हो गए किराएदार। क्या हो गए? किराएदार। और आप वो किराएदार ही नहीं हो गए, आपको किराया भी देना है। कहने का मतलब ये सोचिए, आपके घर में आप ही को किराएदार बना दिया गया और आप ही से किराया वसूल किया जा रहा है। तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही अंदर से झकझोर देती है, ठीक। बढ़ता शोषण, जमींदारों को लगान बढ़ाने की पूरी आज़ादी थी और इसलिए वो अत्यधिक लगान का बोझ पड़ गया किस पर? किसानों पर। गरीबी और ऋणदाता था। अत्यधिक लगान और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान लगातार गरीब होते गए और साहूकारों के कर्ज के जाल में फंसते चले गए। सिंपल चीज़ है। विद्रोह भी किया उन्होंने। शोषण की पराकाष्ठा होने पर समय समय पर पराकाष्ठा यहाँ से लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि जब सारी हदें पार गई, मतलब पराकाष्ठा की लिमिट पार हो गई, मतलब सब हद जमींदारों ने पार कर दिया। तो शोषण की पराकाष्ठा होने पर समय समय पर किसानों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए, जैसे बंगाल में फराजी आंदोलन और अन्य किसान आंदोलन। हमने ये अन्य जन आंदोलन हुए थे, ठीक है, पागलपंथी विद्रोह, कुका आंदोलन, फराजी आंदोलन, ये सबको हम लोगों ने एक वीडियो में कवर किया है, ट्रिक के माध्यम से और प्लस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। उसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। संक्षेप में क्या होता है? स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को मजबूत किया और किसानों को भूमिहीन और शोषित बना दिया। कम से कम रैयतवाड़ी में मालिकाना हक तो उनके पास था, फार्मर के पास, लेकिन अब तो इनसे छीन लिया गया था, अब दे दिया गया था जमींदारों को, ठीक है। ये मैं हूँ और ये आप लोग का चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पे और कमेंट करके आप लोग मांग सकते हैं। हम लोगों ने इस पूरे चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया, प्री और मेंस दोनों लेवल पे। अगर कहीं से भी क्वेश्चन बनता है इसमें तो आप लोग बहुत ही आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो अपने बहुमूल्य कमेंट जरूर दीजिएगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेके कि कैसा लगा और हम लोग का जो फॉर्मेट था वो कैसा लगा। अगर कोई सुझाव होगा तो वो भी दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग का दिन अच्छा बीते और आप लोग अच्छी नौकरी पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।